तो ई कैट एम डी कैट इंग्लिश में वोकैबलरी के जो क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड के जो सिनोनिम्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बुक होती है जिसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्ड स्मार्ट। तो मैं खुद रिकमेंड करता हूँ उसको। वर्ड स्मार्ट इज़ द बुक ऑफ वोकैबलरी। इसके अंदर क्या होते हैं, तकरीबन 500 वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, तो जो कि एग्जामिनर आस्क कर सकते हैं ई कैट में, एम डी कैट में और दीगर और एंट्री टेस्ट के अंदर। तो उसी वर्ड स्मार्ट की बुक को फॉलो करते हुए जो उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मतलब 500 वर्ड हैं, उनमें से भी मैंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल दिया है और उन वर्ड्स को आज हमें डिस्कस करना है, सो दैट ये जो वोकैब्स का जो पोर्शन है वो हमारा हो सके। वोकैब का एक लेक्चर नहीं होता, ठीक है, ये लेक्चर चलता रहता है, कम से कम 3 लेक्चर पे जाकर वोकैब कंप्लीट होता है, चूँकि मुश्किल है। और इसमें स्लो उसको क्या करना पड़ता है कि माइंड मेंटर करना पड़ता है। तो शायद 2 या 3 अल्फ़ाबेट आज हम कर पाएंगे, ए बी सी, तो ए वाले होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, अल्फ़ाबेट वाइज ही चलता रहता है, ठीक है। तो अब ये इंग्लिश पर डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश स्किल्स कैसी हैं। जिनकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं वो उनकी इसलिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, चूँकि 50% वर्ड्स आते हैं और 50% क्या करते हैं वो तैयारी कर लेते हैं, और जिनकी स्किल्स थोड़ी वीक हैं उनको 100% वर्ड्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक से स्टार्ट लेंगे, ए से जो वर्ड्स हैं उनके मैं आपको मीनिंग्स भी बताऊंगा, लिखे हुए भी होंगे, और साथ में उनके यूजेज वगैरह भी बताऊंगे, इस्तेमालात वगैरह, या अगर कहीं आपने उसको पढ़ा है टेक्सचुअल डिफरेंसेस वगैरह, दिस आई विल आल्सो गिव इट टू यू, वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसमें है बट सारे हैं उसके अंदर, इतने सारे बुक में मैंने दे तो दिया आपको, बट बहुत कम बच्चे उस बुक से सारे करते हैं। बच्चों को चाहिए होता है सेलेक्टेड, कि सारा बुक से सेलेक्टेड करा दें। तो ये जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो सेलेक्टेड है। आप उसको चाहे तो ये स्लाइड्स की सूरत में आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, आपको PDF चाहिए तो वो भी उसका शेयर हो जाएगा, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स का भी जैसे कि मैंने शायद कुछ को शेयर किया है, ग्रुप पे नहीं किया था कल, आज मैं कर दूंगा, इसको भी साथ में शेयर कर दूंगा। आप उसको देख लेना, या तो आप उसको मोबाइल में रखना सेव, ताकि आप उसको रिव्यू कर सको, या मोबाइल से देखकर कॉपी में एक जगह पर लिख लेना, अगर ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस चाहिए तो। तमाम चॉइसेस आपके पास हैं, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर होता है, ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए से फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज एब्डिकेट। एब्डिकेट है, अच्छा वर्ड का तरीका क्या है, एक रेड कलर से यहाँ पर वर्ड आ जाएगा, और वर्ड के साथ यहाँ पर जो कुछ लिखा होगा, वी लिखा होगा, अगर वी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वर्ड क्या है, वर्ब है। एन लिखा हुआ है तो ये वर्ड क्या है, नाउन है। ADJ लिखा होता है तो ये वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर ADV लिखा है तो ये वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए हर वर्ड के बाद जो लिखा हुआ है। वी से मुराद वर्ब है। देन आफ्टर दैट यह कंप्लीट इसकी डेफिनेशन है कि एब्डिकेट के क्या मतलब होते हैं। टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पावर, अपने ओहदे से नीचे उतर आना। जैसे इमरान खान एब्डिकेटेड नवाज शरीफ फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, कि इमरान खान ने एब्डिकेट कर दिया मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ को। तो एब्डिकेट का मतलब किसी को उसकी सीट से उतार देना, एब्डिकेट, ठीक है। किसी को अपने सीट से नीचे गिरा देना, किसी को अपनी पोजीशन से, अपने मर्तबे से कमतर कर देना, एब्डिकेट, ठीक है। तो वर्ड समझ में, एब्डिकेट का मतलब क्या है, टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन और पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेपर में क्या होगा कि ये लिखा होगा कंप्लीट, और उसके बाद 4 वर्ड्स लिखे होंगे कि कौन सा वर्ड सही है, तो एब्डिकेट उसका करेक्ट वर्ड होगा, बाकी 3 गलत वर्ड्स लिखे होंगे। ये सिनोनिम्स टाइप के वर्ड्स आ रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबेरेशन। लेंसेस में आप पढ़ते हैं, लेंस एबेरेशन, जो डिफेक्ट आ जाता है, जो लेंस जो है उसके अंदर जब इमेज फॉर्म कर रहा होता है तो उसके अंदर कोई गलती आ जाती है, तो वह एबेरेशन कहलाती है। लेंस एबेरेशन, जैसे हमारी आंखों के लेंस में होता है ना, शॉर्ट साइटेडनेस होता है, लॉन्ग साइटेडनेस होता है आंखों की, है ना, प्रेस बायोपिया, मायोपिया वगैरह, यस, ये हमारे पास ये सारे लेंस एबेरेशन है। एबेरेशन किसे कहते हैं, तब्दीली या चेंजिंग, या कोई सेट चीज़ से कोई चीज़ हिल जाए अगर, तो नाउन है ये। शन आ गया तो वैसे भी शन जो होता है बच्चों वो नाउन को शो करता है। शन जब भी आता है वर्ड के आखिरी में तो ये नाउन होता है, ठीक है। और एट जब आ रहा होता है तो वर्ब होता है, एक्टिवेट, हेजिटेट, रेस्टिकेट, रेजिग्नेट, डेजिग्नेट। ये तो ये सफिक्सेस के थ्रू भी आप वर्ड्स को पहचान सकते हैं कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो एबेरेशन समथिंग नॉट टिपिकल है, डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड चीज़ से डेविएशन हो जाए तो एबेरेशन आ गई। अल्लाह ताला ने एक लेंस आपके आंखों में डाला है, वो स्टैंडर्ड है, अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आ गई तो एबेरेशन हो गई वो, तो है ना भाई, स्टैंडर्ड नहीं है ना। चूँकि बच्चे पैदा होते साथ किसी बच्चे की आंखें ख़राब नहीं होती, आंखें तो सबके सही होती हैं, वो तो बड़े होकर ख़राब होते हैं। थर्ड वर्ड है एबोर। जिसने एनालॉजी का लेक्चर लिया है इससे पहले शायद एमडी कैट वालों ने, यस लिया है, सईद,
एबहॉर के बारे में मैंने बताया था कि ये हायर डिग्री है, किसकी? हेट्रेड की। किसी भी चीज़ की हायर डिग्री को हम अलग चीज़ कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चूँकि बहुत कम बच्चे, 6-7 बच्चे हैं तो उस क्लास में, कि हेट है ना, हेट नफरत, अगर नफरत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एबहॉर। आई एबहॉर इंडिया, मतलब मैं हद से ज़्यादा नफरत करता हूँ इंडिया से, इसका मतलब ये है। अब जो, ठीक है, अब जो इंडियंस मेरे लेक्चर देखेंगे बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, ठीक है। हाँ, आई एबहॉर इसराइल, हाँ वो तो नहीं देखेंगे, इंडियंस तो फिर भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब के अंदर इन होते हैं। हेट दैट इज एबहॉर, हेट की हायर डिग्री है एबहॉर। इस तरह लव है, इसकी हायर डिग्री क्या होती है हमारे पास? एडोर। एडोर है, आई एडोर पाकिस्तान, मतलब लव एट अ वेरी हाई एक्सपेक्ट, एट अ वेरी हाई डिग्री। इस तरह से पेन, दर्द, दर्द जब हद से बढ़ जाए तो दैट विल बी फ्रॉम एग्नी, इट इज एग्नी। अजियत बोलते हैं उसको उर्दू में, दर्द की इंतहा है अजियत। कोई दर्द में मुब्तला है तो दर्द है उसको, अजियत में मुब्तला है तो बहुत ज़्यादा दर्द है। तो पेन की हायर डिग्री है एग्नी। इस तरह जॉय, खुशी, खुशी की हायर डिग्री क्या बताइए? एस्टसी। एस्टसी, एस्टसी इज द हायर डिग्री ऑफ जॉय। खुशी हद से ज़्यादा बढ़ जाए वो बन जाएगी एस्टसी, है ना। तो जॉय की हायर डिग्री एस्टसी, पेन की एग्नी, लव की एडोर और हेट की एबहॉर। ये वर्ड्स हैं, बड़े स्पेशल वर्ड्स हैं, इंग्लिश में इस्तेमाल करो तो 4 चांद लग जाते हैं जुमलों, पता लगता है हाँ इस बंदे को इंग्लिश में स्किल्स हैं। तो ये वर्ड्स पता होने चाहिए हायर डिग्री में। आई हेट यू वेरी मच से बहुत बेहतर है आई एबहॉर यू। इस तरह आई लव हर वेरी मच से बेहतर है आई एडोर हर। इस तरह पेन, ही इज़ इन वेरी मच पेन से बेहतर है ही इज़ इन एग्नी। इस तरह ही इज़ इन वेरी मच जॉय से बेहतर ही इज़ इन वेरी मच एस्टसी। तो वेरी मच की जरूरत नहीं है। हाँ, अगला, अच्छा, एबहॉर टू हेट वेरी मच या डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब है बहुत नफरत करना। क्लियर है बच्चों ये वर्ड, एबहॉर का वर्ड? इसलिए थोड़ा वर्ड पता है, वर्ड सुनो ना, उस वर्ड को देखते साथ थोड़ी सी उस वर्ड को जहन में रखने का तरीका क्या होता है, उसके यूजेज याद कर लो, उसकी मीनिंग याद कर लो, या उसको किसी रिलेट कर दो किसी चीज़ के साथ। जैसे आई एबहॉर इसराइल, रिलेट हो गया ना, अब याद रहेगा एबहॉर का वर्ड। सिर्फ पढ़ के वर्ड याद नहीं रह सकता, एब्डिकेट या एबिरेशन कोई भी वर्ड याद नहीं रह सकता जस्ट पढ़ के। एबहॉर के बाद नेक्स्ट एब्रिज या अब्रिज वर्ब है, टू शॉर्टन टू कंडेंस, किसी चीज़ को मुख्तसर कर देना, अब्रिज्ड। ही हैज़ एब्रिज्ड माई ऐसे, उसने मेरे ऐसे को कंडेंस कर दिया, शॉर्ट कर दिया, छोटा कर देना, कम कर देना, एब्रिज। डिक्शनरीज आती हैं कभी कभार, ऑक्सफोर्ड एब्रिज डिक्शनरी। एक तो ऑक्सफोर्ड की कंसाइज डिक्शनरी होती है, जामे, कंसाइज डिक्शनरी इतनी मोटी होती है, कंसाइज डिक्शनरी, ज़ख़ीम होते हैं, वो जामे डिक्शनरी है। और एक होता है एब्रिज डिक्शनरी भी आती है। एब्रिज क्या होती है? पतली सी होती है, उसमें शॉर्टन कर दिया जाता है, कंडेंस वर्ड्स को कम कर दिया जाता है, इतना कि आप आराम से कैरी कर सको या बच्चे इस्तेमाल कर सकें उसको। तो एवरेज का मतलब होता है शॉर्ट, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, कम कर देना। फिफ्थ है एक्यूमेन। एक्यूमेन, एक्वामैन नहीं, एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या है भाई? ये एक 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है इंग्लिश की, 9th क्लास में, आपने तो पुरानी पढ़ी है हेलन केलर वाली, तो अब वो सब अब नहीं पढ़ाते, अब न्यू बुक आ गई 9th क्लास में जी बच्चे। एक्यूमेन, तो 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसके अंदर एक वर्ड है एक्यूमेन, द पॉलिटिकल एक्यूमेन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है। एक्यूमेन की क्या मतलब होता है? नाउन है, कीननेस ऑफ जजमेंट, मेंटल शार्पनेस, मतलब किसी की मेंटल शार्पनेस, किसी का जहन का तेज़ होना, जहानत। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी जहानत, तो एक्यूमेन के सिंपल मतलब जहानत कह लें, इंटेलिजेंस, विजडम, मेंटल शार्पनेस किसी इंसान की। कीननेस का मतलब कीननेस ऑफ जजमेंट, कीन का मतलब होता है शौकीन होना, जजमेंट मतलब कीननेस ऑफ जजमेंट से हमारा जिसकी जजमेंट अच्छी हो, जो जज चीज़ों को कर सके, लॉजिकल डिसीजंस देता हो, डिसीजन मेकर हो, वही बंदा शार्प होता है। तो ये एक वर्ड एक्यूमेन उसके लिए हम कहते हैं कि ही इज़ एक्यूमेन, मतलब उसकी जजमेंट्स अच्छी हैं, वो शार्प है मेंटली। ठीक है, तो ये वर्ड एक्यूमेन, ये ज़्यादातर आपको न्यू वर्ड मिलेंगे उसके अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वर्ड को हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। एडहेरेंट, एडहेरेंट एक वर्ड है, थोड़ा फेमस है, नाउन है,
फॉलोअर, सपोर्टर या बिलीवर? वी ऑल आर द एडहेरेंट्स ऑफ इस्लाम, वी ऑल आर द एडहेरेंट्स ऑफ द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, बिकॉज वी आर द फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स एंड बिलीवर्स ऑफ द होली प्रॉफिट। तो एडहेरेंट समझ गए, मानने वाले, उर्दू में अगर हम कहें तो मानने वाले। सही है ये वर्ड, क्लियर है सबको? एडहेरेंट्स जो एडहेयर करते हैं, क्या? यस। एडुलेशन, एडुलेशन का जो बच्चों वर्ड है, 7th वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि ज़्यादातर मैंने वो वर्ड्स डाले जो आपके टेक्स्ट बुक से हैं, क्योंकि पीएमसी वालों ने भी एक लिखा हुआ है कि हम वो वर्ड्स देंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में से निकलेंगे। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं टेक्स्ट बुक से निकालूँ, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी करा रहा हूँ कि एनईडी वालों का भी फ़ायदा हो। और ये लेकिन टेक्स्ट बुक से आया है एडुलेशन, मैं बता रहा हूँ कहाँ, 2nd ईयर, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीवीकनिंग ऑफ द ईस्ट बाय बर्ट्रांड रसल, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें उन्होंने कहा था कि साइंटिफिक टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स एडुलेशन विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। साइंसी टेक्निक ज़रूरी बहुत है, लेकिन इसकी एडुलेशन से सब कुछ तबाह हो जाएगा। उस एडुलेशन का क्या मतलब था? वाइल्ड और एक्सेसिव एडमायरेशन, फ्लैटरी, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, उसकी चापलूसी की जाने लगे, या उसको हद से ज़्यादा उसको एडमायर किया जाने लगे, दैट इज़ कॉल्ड एडुलेशन। नेगेटिव सेंस देता है ये वर्ड, पॉजिटिव सेंस नहीं देता। हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ होनी चाहिए, वो उसका मुस्तहिक नहीं है, लेकिन आप उसको हद से ज़्यादा एडमायर कर रहे हो, उसकी फ्लैटरी कर रहे हो, उसकी चापलूसी कर रहे हो, तो दैट इज़ एडुलेशन। क्लियर है ये वर्ड? एडुलेशन का क्या मतलब है? तो वर्ड्स भी याद रखें और एक ना एक एग्जाम्पल रखें, उससे एक सेंटेंस बना लें इस तरह से। नेक्स्ट है एस्थेटिक, बड़ा अच्छा वर्ड इंग्लिश का, कहते हैं ना एस्थेटिक सेंस एक वर्ड होता है। ये यार तुम्हारे तो एस्थेटिक सेंस ही खराब है, बदजौक कहते हैं ना उसको, जौक होता है, दैट इज एस्थेटिक जौक या बाजौक। यस, एस्थेटिक पिक्चर्स, एस्थेटिक सॉन्ग्स, एनीथिंग विच कैन टच योर इमोशंस, दैट इज एस्थेटिक। हैविंग टू डू विथ आर्टिस्टिक ब्यूटी या आर्टिस्टिक, किसी भी चीज़ को फनकारी के साथ करना, फन के साथ करना, आर्टिस्टिक वे पर करना, दैट इज़ एस्थेटिक। अगर आप रूम को डेकोरेशन अच्छी तरह से कर देते हैं और रूम डेकोरेशन आपको अच्छी तरह करना आती है, तो फिर यू हैव एन एस्थेटिक सेंस, क्योंकि आपके अंदर फन भरा हुआ है। या कोई अच्छा सिंगिंग कर सकता है, कोई अच्छा गाना अच्छा आता है, उसके अंदर एक आर्ट है खूबसूरती से, तो उसके पास भी एस्थेटिक सेंस है। तो एस्थेटिक किसे कहते हैं? और जिसके अंदर नहीं है सब, तो बोलते हैं बहुत बदजौक है, नॉन एस्थेटिक है वो। ठीक है, बात समझ में आ गई? बदजौकी जिसको हम कहते हैं। क्लियर है? एस्थेटिक का वर्ड है, बहुत मशहूर वर्ड है और एग्जामिनर का फेवरेट है, बहुत देते हैं इस वर्ड को, एस्थेटिक को। अफेबल, एफेबल, एफेबल किसे कहते हैं? एफेबल का मतलब होता है इजी टू टॉक या फ्रेंडली, दोस्ताना, दोस्ती करने वाला। ही इज़ अ वेरी एफेबल पर्सन, दैट्स वाई ही हैज़ अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स। वर्ड समझ में आया सेंटेंस? उसकी वो बहुत एफेबल बंदा है क्योंकि इसलिए उसके बहुत सारे दोस्त हैं। एफेबल वो जो जल्दी से किसी से बात कर ले, जो फ्रेंडली हो। इसको और वर्ड भी कह सकते हैं, जैसे हम जो बातूनी हो, टॉकेटिव भी कह सकते हैं इसको। जो एफेबल होगा वो टॉकेटिव भी होगा, टॉकेटिव होगा, बातूनी होगा। या फिर चैटर बॉक्स कह सकते हैं, चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स बातूनी, जो ज़्यादा बातें करे, तो चैटर बॉक्स कह लो, या आप इसको कह लो टॉकेटिव कह लो, या एफेबल कह लो, एक ही बात है। नेगेटिव बनाना हो इसका तो वो हो जाएगा टेकीटर्न। टेकीटर्न, टेकीटर्न मतलब जो कम बोलता है, दैट इज कॉल्ड अ टेकीटर्न, जो कम बोले, कम गो, टेकीटर्न। अच्छा, एफेबल है, इसको और भी बना सकते हैं, जैसे कि एक अच्छा वर्ड होता है, दो वर्ड कंपेयर करके आते हैं। यस, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ये भी बन सकता है। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है भाई? जो एफेबल होगा, जो दोस्ती करेगा, जो इजी टू टॉक होगा बाकी लोगों से। और कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपने आप में रहते हैं, जो दोस्ती ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसका जो है वो एफेबल का आप समझ लो कि जो सिनोनियम बन गया वो एक्सट्रोवर्ट हो गया, और एंटोनिम जो बन गया वो इंट्रोवर्ट हो गया। समझ गया वर्ड्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं आपस में? तो ये वर्ड्स का कलेक्शन आपके माइंड में होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ। ठीक है। एफ्लुएंट, अफ्लुएंट, देखो फ्लू एक वर्ड है, रूट से। एक लेक्चर इससे पहले, क्रैश क्लासेस से पहले रेगुलर क्लास में मैंने दिया था वोकैबुलरी का, उसमें मैंने रूट्स वगैरह बताया था। कि टाइम मिला तो इस क्लास में भी दे दूंगा क्रैश में। रूट्स में क्या था कि जैसे फ्लू, फ्लू एक रूट है। फ्लू का मतलब होता है फ्लो, बहना। फ्लू का मतलब होता है फ्लो या बहना। जैसे जब फ्लू होता है तो दैट इज अ साइन ऑफ रनी नोज। रनी नोज है तो फ्लू है, बिकॉज वहां पर फ्लोइंग हो रही होती है फ्लूइड्स की।
इन दैट केस फ्रॉम योर नेजल कैविटी, तो वो फ्लू कहलाते हैं इसलिए वो। और देखो फ्लक्स, फ्लू से आया रूट, फ्लू आ रहा है, देखो चेक करो, फ्लक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो है इसलिए FLU का रूट आया यहाँ पर। और रूट चेक करो कन्फ्लुएंस, जब कोई चीज़ बहते हुए, कन्फ्लुएंस मतलब होता है इन्फ्लुएंस, पहले देख लो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस के वर्ड में फ्लू आता है, असर, मतलब मेरी चीज़ अगर तुम पे बह जाए या तुम पे ट्रांसफ़र हो जाए तो वो इन्फ्लुएंस है। एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक किसी और में ट्रांसफ़र हो रही है तो इन्फ्लुएंस, वो उसको मुतासिर कर रहा है, फ्लो आ रहा है इसके अंदर भी। इंडस्ट्री वगैरह में से, इंडस्ट्रीज़ में से जो गंदा पानी वगैरह निकलता है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट के अंदर फ्लो आता है क्योंकि वो बहते हुए निकलता है इंडस्ट्री में से और वो जाकर समंदर में गिरता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब द फ्लो ऑफ वेल्थ, जिसके पास दौलत की रेल पे लो, जिसके पास दौलत फ्लो करता हो जिसके जाने, तो एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट इज वेरी रिच, प्रोस्पेरस, वेल्दी। बात समझ में आई? तो फ्लू मतलब कहीं पर है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है, कोई चीज़ बह रही है, फ्लो कर रही है। तो वो चाहे फ्लू का वर्ड हो, फ्लक्स हो, कॉन्फ्लुएंस हो, इन्फ्लुएंस हो, एफ्लुएंट हो, आफ्लुएंट हो, ये एफ्लुएंट है, ये आफ्लुएंट है। समझ में आया? रूट से कैसे पहचानते हैं? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती बहुत सारे वर्ड्स को, बल्कि रूट से समझ में आता है। इस वर्ड में चूंकि यह आया है पार्ट, उसके कहीं ना कहीं इसके ऑप्शंस यहाँ पे कहीं करीब होंगे, ठीक है। क्योंकि पूरी डिक्शनरी ना आप याद कर सकते हैं ना मैं याद कर सकता हूँ, डिक्शनरी पूरी कोई याद नहीं कर सकता, ट्रिक्स बना सकते हैं जिसके थ्रू हम वर्ड्स को सीख सकें। 11th है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, हु इज एग्नोस्टिक? नाउन है ये, एग्नोस्टिक एक बंदा है, तो याद होगा वन हु बिलीव्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड कैन बी नाइदर प्रूवन नॉट डिसप्रूवन। एग्नोस्टिक कौन होता है? एक कंफ्यूज्ड पर्सन, एक कंफ्यूज्ड पर्सन, एक परेशान इंसान जिसको 100% इस बात पे बिलीव नहीं होता, जो 50% बिलीवर ऑफ गॉड होता है, जो 50% ये मानता है कि खुदा का वजूद है और 50% कहीं ना कहीं उसके दिल में शक होता है कि खुदा का वजूद नहीं है। दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। जैसे बर्ट्रांड रसल, जो सेकेंडरी में जो उन्होंने रिफ्लेक्शंस जो लिखे हैं, वो जो चैप्टर लिखा है, ही वॉज एन एग्नोस्टिक, क्योंकि वो 50% बिलीवर ऑफ गॉड थे, 100% बिलीव नहीं था उनको गॉड पर, ठीक है बच्चों। गेटिंग? एग्नोस्टिक किसे कहते हैं? उसको उर्दू में आई डोंट नो कि उसको क्या कहेंगे, बट नास्तिक नहीं, नास्तिक होता है अथीस्ट, एथीस्ट। एथीस्ट इज 100% डिसबिलीवर ऑफ गॉड, जो 100% गॉड पे बिलीव नहीं करता। जैसे पीके फिल्म का आमिर खान, वो था अथीस्ट, नास्तिक। क्या उर्दू नास्तिक जो वर्ड है वो हिंदी का है और उर्दू में बोलते हैं दहरिया, दहरिया। अरबी में बोलते हैं मुल्हिद, अलग अलग वर्ड है। इंग्लिश में होता है अथीस्ट। एग्नोस्टिक 50% बिलीवर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज एन एग्नोस्टिक, 50% बिलीवर ऑफ गॉड थे, 100% नहीं थे। बात समझ में आया? एग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है? अच्छा वर्ड है ये भी, एग्नोस्टिक, उसको याद रखें। एल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म ये एक वर्ड आया था वहाँ पर, सेकेंड इंग्लिश का जो मॉडल पेपर था ना, उसमें एक MCQs था, ये उसका करेक्ट आंसर था, एल्ट्रुइज्म। अगर उस वैसे तो इंग्लिश खत्म हो गया था, बट अगर आपने स्टार्ट में MCQs का सॉल्व किया था इंग्लिश के, ये वर्ड आ गया था एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म किसे कहते हैं? सेल्फलेसनेस, बेलॉसी, बेगर्जी, जेनरोसिटी, सखावत, डिवोशन टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर, दूसरों के मफादात को सामने रखना। अगर किसी के अंदर एल्ट्रुइज्म है, मतलब वो सेल्फिश नहीं है, बल्कि वो दूसरों के मफादात को सामने रखता है, अपने मफादात को सामने नहीं रखता। बेगर्ज जिसको हम कह सकते हैं, फयाज, सखी कह सकते हैं, दूसरों के बारे में जो ज़्यादा सोचे, तो वो उसके अंदर एल्ट्रुइज्म मौजूद है, नाउन है ये। इज़म जब आता है, इज़म वो भी नाउन होगा, फिनोमिना शो होता है। इज़म, इज़म जो सफिक्स है वो नाउन का सफिक्स है। बहुत सारे वर्ड में इज़म आ सकता है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मटेरियलिज्म, एल्ट्रुइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जुडाइज्म, बहुत सारे वर्ड हैं। सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, बहुत सारे वर्ड हैं। इज़म आ जाता है तो कोई फिनोमिना है, नाउन है, ठीक है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? 12 तो मसला यहाँ तक। एल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस मतलब बेलॉसी। एम्बियंस, एम्बियंस का वर्ड कहाँ बोलते हैं? यूनिवर्सिटी, किसी लाइक होटल्स वगैरह में, 5 स्टार होटल में, कि यार दिस होटल हैज़ अ ग्रेट एम्बियंस। एम्बियंस किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट, माहौल।
एटमॉस्फेयर, मूड या फीलिंग, दैट इज कॉल्ड एम्बियंस। कहीं पर जाते हैं, आपको किसी होटल का माहौल पसंद आता है, आप कहते हैं कि दिस होटल हैज़ अ ग्रेट एम्बियंस, द एम्बियंस ऑफ दिस होटल इज़ वेरी गुड। तो एम्बियंस मतलब एटमॉस्फेयर, फिज़ा, माहौल, मूड या फीलिंग को भी कह सकते हैं। सही है, एम्बियंस समझ में आया? एम्बियंस के क्या मतलब है? एटमॉस्फेयर, माहौल। एम्बिगस, एम्बिगस, एम्बिगस किसे कहते हैं? अनक्लियर इन मीनिंग, एडजेक्टिव है। OUS जब आता है बच्चों, एडजेक्टिव होगा, कोई क्वालिटी बताएगा, OUS आएगा तो। फेमस, गॉर्जस, ग्लोरियस, ग्रिजेरियस, फ्यूरियस, क्यूरियस, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। OUS आ गया, इट मीन्स दैट इट इज एन एडजेक्टिव। दिस वर्ड इज एम्बिगस। एम्बिगस किसे कहते हैं? अनक्लियर, किसी चीज की मतलब वाजे ना हो तो वो एम्बिगियस है। दिस टॉपिक इज वेरी एम्बिगियस। एम्बिगस उस वक्त होगा जब क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, बोला यार बड़ा एम्बिगियस का टॉपिक है, बड़ी एम्बिग्यूटी है इसके अंदर, तभी एम्बिगियस है। कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग, इसी काम कह लेके सिनोनियम निकल गया। इसी का रिवर्स एंटोनियम पे आओगे तो अनएम्बिगियस। अब इसको कहाँ से लिया गया? फर्स्ट ईयर में चैप्टर था साइंस एंड साइंटिस्ट, छोटा सा चैप्टर था, F. शेरवुड टेलर ने लिखा था। तो उसमें एक वर्ड था, साइंस क्या है, साइंस की डेफिनेशन कर रहे थे। साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच आर रिटन इन अनएम्बिगियस लैंग्वेज। साइंस, सबसे पहले साइंस में ऑब्जर्वेशन होती है जिसको आपने लिखा हो एक अनएम्बिगियस, मतलब क्लियर जबान में, ताकि कोई भी इंसान उसको टेस्ट कर सके। तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर के बुक में ये वर्ड आता है एम्बिगियस, अनएम्बिगियस आता है, उसके अपोजिट आता है। सारे वर्ड समझ में आए यहाँ पर? 14 क्लियर है? एब्डिकेट, किसी को नीचे उतारना फील्ड से। एबरेशन मतलब डेविएशन। एबहॉर, हेट, एवरेज, किसी जिसको कमतर कर देना। एक्यूमेन मतलब क्या कह सकते हैं? मेंटल शार्पनेस। एडहेरेंट, फॉलोवर। एडोलेशन, किसी चीज़ का बढ़ जाना हद से ज़्यादा। एस्थेटिक मतलब आर्टिस्टिक ब्यूटी। अफेबल के मतलब फ्रेंडली। अफ्लुएंट के मतलब वेल्थी या फिर अमीर। एग्नास्टिक 50% बिलीवर ऑफ गॉड। एल्ट्रुइज्म सेल्फलेसनेस। एम्बियंस एटमॉस्फेयर और एम्बिगियस अनक्लियर, जो अनक्लियर हो। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? यहाँ ये तो एम्बिगियस नहीं है, दिस लेक्चर इज नॉट एम्बिगियस फॉर यू, इट इज़ अनएम्बिगियस। क्लियर है ना ये? तो बेटा ऐसे ही याद होगा वो, क्या घर बैठ के रट्ठे मारोगे तो नहीं होगा। क्लास में आओ, मुझसे सुनते रहो, और जब इन वर्ड्स को घर पे रिवाइज करोगे अब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ गए इसको। और इसमें से काफ़ी सारे बच्चों को नए वर्ड्स आ गए होंगे, सर ये वर्ड तो मुझे नहीं आते थे, मेरे मेल्टन वोकेबलरी में इजाफा हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। वर्ड्स आ गए ना नए नए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी जहाँ चाहें, ना सिर्फ एप्टीट्यूड में, ज़िंदगी में कहीं पे भी इस्तेमाल करें इस वर्ड, ठीक है। और ये अच्छे वर्ड है, ठीक है ना। 15th वर्ड है हमारे पास एमिएबल। देखिए एक एक वर्ड, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ पहले वो वर्ड देखें, ठीक है, नीचे नहीं देखें। एमिएबल, तो एमिएबल का मतलब इस सेम ऐसे ही होता है, इसके एक वर्ड पीछे की है एफेबल, फ्रेंडली, एग्रीएबल। तो एमिएबल का मतलब यही होता है कि फ्रेंडली या एग्रीएबल, दोस्ताना, दैट इज दो बोथ हैव द सेम मीनिंग। जो एफेबल की मीनिंग है वही एमिएबल की मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है 16th है एमनेस्टी। एक ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम से, अगर आपने कभी सुना है। तो क्या होता है, ये नाउन है ये वर्ड, और एमनेस्टी के मतलब क्या है? एन ऑफिशियल पार्डन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव वायलेटेड अ लॉ और पॉलिसी। एक ऑफिशियल पार्डन होता है, एक ऑफिशियल पार्डन मतलब पार्डन मीन्स माफ़ी। एक ऑफिशियल माफ़ी होती है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जिन्होंने कोई लॉ ब्रेक किया हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करती है कि किसी कंट्री के अंदर कहीं पर कोई अगर इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, मुहाजिरीन रह रहे हैं, जो इलीगली मिसाल के तौर पर शिफ्ट हुए पूरी कम्युनिटी। अब दुनिया के कानून का तो ये कहता है कि भाई कि वो लोग वहाँ नहीं रह सकते, उनको आप हटाओ, वो जिस जगह से हैं वहीं पर वापस भेजो। बट एमनेस्टी जो होती है ना, एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनके लिए गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसे तरीके निकालते हैं कि भाई उन लोगों को वहाँ पर जगह मिल जाए। वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर उन्होंने जुर्म कर दिया है लेकिन उनको माफ़ी मिल जाए और उनको रहने की इजाज़त दी जाए उस मुल्क के अंदर। मुहाजिरीन की मुंतकली में जो मसले आ रहे होते हैं सारे, तो वो हाँ रेफ्यूजीज़ जो होते हैं, यस बिल्कुल, जो मुहाजिरीन रेफ्यूजीज़ होते हैं, पनाह गुज़ीन वगैरह होते हैं, उनके लिए एमनेस्टी बनाई जाती है ताकि उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो उनके फ़ायदे हो सके या फिर उनको पार्डन मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से। एमनेस्टी तो क्या है? एक ऑफिशियल पार्डन है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जिन्होंने कोई क्राइम को किया हो या कोई वायलेट किया हो किसी रूल को गवर्नमेंट के।
समझ में आ गया इस वर्ड के मतलब? एमनेस्टी किसे कहते हैं? ये आजकल ये वर्ड बड़ा चलता है न्यूज़पेपर वगैरह में, एमनेस्टी के वर्ड। एनार्की, एनार्की देखो, आर्की जो वर्ड है, रूट, आर्की का रूट याद रखो, आर्की मीन्स गवर्नमेंट। आर्की क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट। अब आर्की बहुत तरह के हैं, एक वर्ड हमारे पास है एनार्की, एनार्की के साथ एक वर्ड हमारे पास होता है मोनार्की, एनार्की, और इस दूसरा वर्ड हमारे पास होता है मोनार्की। नहीं, अलग अलग वर्ड्स हैं। मोनार्की जब मोनो और आर्की से निकला है, और ये एनार्की एन और आर्की से निकला है। मोनो और आर्की, आर्की मतलब गवर्नमेंट और मोनो मतलब सिंगल, एक इंसान की हुकूमत कहलाती है मोनार्की। अगर पूरे मुल्क में एक ही बंदे का राज हो, उसी की चलती हो, दैट इज मोनार्की। जो बादशाहत होती है उसी को मोनार्की कहते हैं, तभी तो मोनार्क कहा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ II इज द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड। तो मोनार्क जो सिंगल गवर्नमेंट जो लीड करती हो। डिक्टेटर, हाँ डिक्टेटर भी कह सकते हैं बच्चों, बड़ा अच्छा तुमने वर्ड निकाला है। डिक्टेटर और मोनार्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोनार्क जो होता है ना, वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रहा होता है। डिक्टेटर खुद बनता है बंदा। हिटलर वॉज नॉट अ मोनार्क, हिटलर वॉज अ डिक्टेटर। नॉर्थ कोरिया, किम जॉन उंग, किम जॉन उंग, ही वॉज अ डिक्टेटर एज वेल एज अ वॉज अ मोनार्क। वो दोनों ही उसको हम कह सकते हैं, वो डिक्टेटर भी है और मोनार्क भी है, क्योंकि उसके बाप से उसने ली थी अपनी सल्तनत जो ली थी, है ना। वो सही कह रहे हो, नॉर्थ कोरिया की जो पूरी स्टोरी है। बट वो जो आपने यूट्यूब वगैरह में उसको सुना होगा, मेरे लिहाज से जो नॉर्थ कोरिया की स्टोरी होती है उसको एग्जेजरेट किया जाता है। जो कि जो मीडिया है ना आपका, गूगल मीडिया, जो कंप्लीट या स्ट्रीमलाइन जितने भी मीडियाज़ हैं, वो सारे के सारे अमेरिका या फिर इसके अंडर में चल रहे होते हैं, या जो पूरी कंप्लीट यूरोप और अमेरिका की अलाइंस है ना, वो उसको चला रही होती है। तो वो अपने तहत जो चीज़ें होती हैं ना, वो उसमें डाल रहे होते हैं और आपकी जहन साजी कर रहे होते हैं। तो अमेरिका हर उस कंट्री को गलत दिखाता है जो उसके ख़िलाफ़ है, ये समझना है इसको। हर उस कंट्री को, नॉर्थ कोरिया की हमेशा बुराई दिखाएगा वो। नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है, आपका देखो बहुत हज़ारों वीडियोज़ आपको मिलेंगी जिसमें नॉर्थ कोरिया की बुराई हो रही होगी कि वहाँ पर इस तरह की इजाज़त नहीं है, जेल जैसा मुल्क है वो। बट जो उसका, और कभी कभी वीडियोज़ में आप देखते हैं तो वहाँ लोगों के शक्लों से ऐसे नहीं लग रहा होता आपको, वहाँ पर लोग हैप्पी होते हैं, फेस्टिवल्स मना रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब बन रहे हैं। यस, बहुत टेक्नोलॉजी है, वो एटॉमिक पावर है, कैसे टेक्नोलॉजी नहीं है। अनऑफिशियल, ऑफिशियल के लिए अमेरिका से दरख्वास्त लेनी पड़ती है, क्यों लेगा वो? सिर्फ ईरान के पास भी है, लेकिन ईरान नहीं लेता दरख्वास्त। इसलिए ईरान और अमेरिका, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इनको अमेरिका अच्छा नहीं दिखाता मीडिया में। बट जबकि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपनी दुश्मनी की खातिर ऐसा है, क्योंकि उसके अंदर कम्युनिज़म मौजूद है, और अमेरिका कैपिटलिस्ट स्टेट है जो कम्युनिज़म सोशलिज्म के ख़िलाफ़ है। ये बड़ी लंबी बहस है इसकी है, जो इंटरेस्ट लगता है पॉलिटिक्स में उसको पता होगा। क्या उस वीडियो के अंदर भी यही चीज़ें थी। मतलब आप जब वीडियो के बैकग्राउंड जो चीज़ दिखाते हैं ना, अब वो बैकग्राउंड पे जब आप देखो तो लोग वहाँ पर नॉर्मल दिखते हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं। अब इतना अगर उसके अंदर नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा अगर उसमें कदगन और इतना ज़्यादा समझ जाएं कि जेल नुमा मुल्क है, तो वहाँ लोग तो खुश नहीं होने चाहिए, ना ये लोग सर्वाइव करने। हमसे ज़्यादा आप रोड देखो उनके, हमसे अच्छे बने हैं, हमसे ज़्यादा साफ, हमसे अच्छी बिल्डिंग है, तो कैसे वो कंट्री एक जेल है? दिखाया यही गया ना कि लोग जो बताते हैं वो गलत बताते हैं इसके नॉर्थ कोरिया के बारे में, ऐसे ही है ना, इसी चीज़। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। मोनार्की बादशाहत, एनार्की एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लिश को समझने के लिए थोड़ा सा स्टोरी भी समझनी पड़ती है, वर्ड्स वरना जहन में नहीं आते। एनार्की एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए किसी कंट्री से तो वो एनार्की, मुल्क कहते हैं ना मुल्क में एनार्की फैल गई है, मतलब गवर्नमेंट की रिट ख़त्म हो गई है, गवर्नमेंट। हाँ यस, अफ़गानिस्तान में एनार्की मौजूद है गुज़िश्ता 4-5 दिनों से, चूँकि वहाँ गवर्नमेंट पूरी तरह से पावरलेस हो गई है, और वहाँ पर डीसी और एसी वगैरह सब तालिबान जाकर जो बैठ गए, ठीक है, विदाउट सीएसएस और जो भी पीसीएस किए हुए वो सारे। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और कंट्रोल, लॉलेसनेस, डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं एनार्की। क्लियर है? एंटीथेसिस, नेक्स्ट वर्ड एंटीथेसिस किसे कहते हैं? द डायरेक्ट अपोजिट, कि जिस चीज़ का एग्जैक्ट अपोजिट जो होता है बच्चों, उसको एंटीथेसिस कहा जाता है। जैसे नाइट इज द एंटीथेसिस ऑफ डे, नाइट इज द एंटीथेसिस ऑफ डे। इस तरह से गुड इज द एंटीथेसिस ऑफ बैड,
नवाज शरीफ इज द एंटीथेसिस ऑफ इमरान खान। एंटीथेसिस का मतलब डायरेक्ट अपोजिट किसी का, 100%। एपोकेलिप्स, मूवीज वगैरह बनती है उस नाम से। एपोकेलिप्स, यस, क़यामत, जजमेंट डे, डूम्स डे। एपोकेलिप्स किसे कहते हैं? अ प्रॉफिटिक रेवलेशन, एक ऐसी क़यामत जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है कि वो आएगी, दैट इज एपोकेलिप्स। स्पेशली वन कंसर्निंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें दुनिया के खात्मे के बारे में बात की जाए। तो क़यामत का जो दिन है उसको आप जजमेंट डे भी कह सकते हैं, डूम्स डे भी कह सकते हैं, और उसको एपोकेलिप्स भी कहा जा सकता है। क़यामत को मतलब एक ऐसी दुनिया का अख्तिताम होगा और उसके बारे में पहले से प्रॉफिटिक रेवलेशन हो चुकी है कि रसूल पर वही नाजिल हो चुकी है उस पर पहले, ठीक है। एप्टीट्यूड, जो सारे स्टूडेंट आप बैठे हुए, देखो दो चीज़ें होती हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, दोनों में फ़र्क है। एटीट्यूड आपका बिहेवियर, आपका रवैया, वो आपका एटीट्यूड जो आपके अंदर है वो आप शो कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एटीट्यूड आपके अंदर है। और जब अपने एटीट्यूड को आप सामने लिख कर बता रहे हो ना, दैट इज़ एप्टीट्यूड। आपकी सलाहियत जो रिटर्न फॉर्मेट में आ रही है वो आपका एप्टीट्यूड है। एटीट्यूड इंसान के अंदर होती है और जो सामने दिख रहा होता है ना वो एप्टीट्यूड होता है। फिर से बता रहा हूँ, एटीट्यूड अंदर है आपके, एप्टीट्यूड बाहर है आपके। बच्चे बोलते हैं सर ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों कहते हैं उसको हम? ई कैट है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, एम कैट मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड के वर्ड के मतलब क्या है? एप्टीट्यूड इज व्हाट? कैपेसिटी फॉर लर्निंग या नेचुरल एबिलिटी। एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे वो आपको चेक कर रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग पढ़ने के काबिल हो भी कि नहीं हो, आपका इतना एप्टीट्यूड डेवलप हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड डेवलप है भी कि नहीं है, तो वो आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछ रहे होते हैं। उनका मकसद सिर्फ इस चीज़ को चेक करना है कि ये बच्चा इस यूनिवर्सिटी में जाने के काबिल है कि नहीं है, उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी या मेंटल कैपेसिटी उसकी है कि नहीं है, तभी उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। समझ गए? तो एप्टीट्यूड टेस्ट से आप एप्टीट्यूड का वर्ड याद रख सकते हो, कैपेसिटी फॉर लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्बिटरी। आर्बिटरी एडजेक्टिव है, रैंडम या कैप्रिशियस। आर्बिटरी किसे कहते हैं? रैंडम, बेतरतीब। जैसे एक वर्ड है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आर्बिटरी। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है, कैसे मूव करता है, उसकी मूवमेंट आर्बिटरी है। आर्बिटरी का मतलब कोई नहीं बता सकता इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है। आज तक साइंस नहीं बता सकी कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मूव कैसे करता है। सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो बोहर का पहले रिजेक्ट हो गया था, हाइसेनबर्ग ने कर दिया था। उसके बाद आया ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल में बस ये बताया जाता था कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, उसे SPDF ऑर्बिटल बने, बट एग्जैक्ट मूवमेंट किस तरह से होती है इलेक्ट्रॉन की वो कोई नहीं जानता आज तक। जो डॉट्स दिख रहे होते हैं ना आपको, वेव फंक्शन जो उसके दिख रहे होते हैं, वो जस्ट उसकी प्रेजेंस होती है वहाँ पर, वो उसकी मूवमेंट नहीं शो रहा होता कि मूवमेंट कहाँ पर उसकी कैसे होती है। तो आर्बिट्री से मुराद रैंडम मोशन होती है उसकी, वो मूवमेंट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बताने के लिए इस वर्ड को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। आर्बिट्री मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। नेक्स्ट इज आर्काइक। आर्काइक, तो आर्काइक आर्कियोलॉजी से निकला है, आर्कियोलॉजी। और आर्काइक किसे कहेंगे? बहुत पुरानी चीज़, एंटीक, एन एक्सट्रीमली ओल्ड थिंग, एंशियंट कोई चीज़ है, दैट इज आर्काइक। देयर इज अ वेरी आर्काइक बिल्डिंग इन अवर लोकेलिटी। बहुत कदीम बिल्डिंग है हमारी लोकेलिटी में, बहुत कदीम, आर्काइक। एरिस्टोक्रेटिक एडजेक्टिव, ऑफ नोबल बर्थ या स्नॉबिश, आला नस्ल से ताल्लुक रखने वाला। बिलावल भुट्टो जरदारी इज एरिस्टोक्रेटिक पर्सनैलिटी। क्यों? बिकॉज उसका भुट्टो फैमिली से ताल्लुक है भाई, तो एक बड़ी फैमिली, एक नोबल फैमिली से ताल्लुक है। यस, कुछ बातें बताई नहीं जाती, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। भाई सिंधी बहुत देखते हैं मेरे लेक्चर को, इसलिए आराम से जियाले आ जाएगा तो मसला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 24 आर्टफुल। अच्छा ये आर्टफुल बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है इंग्लिश का। आर्टफुल से मुराद क्या है? आर्ट फुल ऑफ आर्ट। आर्टफुल का मतलब नॉर्मली क्या है? जिसको हर तरह का फन आता हो। जहन में तो यही आएगा ना आर्टफुल का मतलब, बट ये होता नहीं है। आर्टफुल का मतलब होता है क्राफ्टी, वायली या स्लाई, मक्कार। आर्टफुल क्या होता है? मक्कार, जो मक्कारी दिखाता हो, जो क्राफ्टी हो, चालबाज, जो चाल चलता है लोगों को फंसाने के लिए, दैट इज आर्टफुल।
तो आर्टफुल का मतलब बच्चे हमेशा लगा देते हैं कि फुल ऑफ आर्ट, बट आर्टफुल का मतलब होता है क्राफ्टी या स्लाई, मक्कार, चालबाज। सही है। तो ये भी बड़ा आर्टफुल का वर्ड एनईडी वाले बहुत देते हैं, तो बच्चे गलत लगाते हैं आर्टफुल में। तो आर्टफुल में देख लो सिनोनियम क्या है, स्लाई, वायली या क्राफ्टी, मतलब बुरा, कोई चालबाज। क्लियर है? अच्छा, असेज, दिस वर्ड इज असेज। अच्छा, अब क्या है कि इस वर्ड से आगे से मैंने जो है ना उसमें प्रोनाउंसिएशन भी डाल दिया, ताकि कुछ वर्ड्स आ रहे हैं ऐसे जो मुश्किल हैं, तो उसके जो फोनेटिक्स हैं, जिसके प्रोनाउंसिएशन है, वो आपको ब्रैकेट में दिख सकती है, और वो बड़े सिंपल है प्रोनाउंसिएशन में। तो असेज, अब कहना है, फिर सेज कहना, असेज। तो वो वर्ड मैंने, अच्छा प्रोनाउंसिएशन भी डिक्शनरी वाली नहीं डाली है, वो बड़ा ए के ऊपर ऐसे डैश करके, यू के ऊपर ऐसा डाल के होता है, समझ में नहीं आता हो ना हमें। डिक्शनरी में भी क्या होता है, हर वर्ड के आगे कोई इस तरह के सिंबल बने होते हैं, वो उसके प्रोनाउंसिएशन होती है, बट आपको नहीं पढ़नी आती होगी वो, तो उसको मैंने सिंपल करके डाला है असेज। और जब मैंने कोई कैपिटल में डाला है तो वो स्ट्रेस वाली जगह, असेज मतलब जो ज़्यादा जिस पे जोर देना है, तो वो कैपिटल से। असेज किसे कहते हैं भाई? टू सूथ, टू पेसिफाई, टू ईज द पेन ऑफ, टू रिलीव, मतलब किसी का दर्द कम कर देना, किसी को सुकून दे देना, किसी का दर्द कम कर देना, दैट इज कॉल्ड असेज। द डॉक्टर असेज द पेन ऑफ पेशेंट, उसके जो है वो उसके पेन को, दर्द को उसके कम कर दिया। तो असेज के मतलब होता है दर्द को कम कर देना, रिलीफ प्रोवाइड कर देना, सूथ कर देना, कंफर्ट दे देना। ठीक है बच्चे, असेज। तो फिर से दोबारा मैं बता दे रहा हूँ आपको, एमिएबल, फ्रेंडली, एमनेस्टी, ग्रुप ऑफ पीपल को पार्डन देना, एनार्की, लैक ऑफ गवर्नमेंट, एंटीथेसिस, डायरेक्ट अपोजिट, एपोकलिप्स, क़यामत का दिन, एप्टीट्यूड, मेंटल कैपेसिटी फॉर लर्निंग, आर्बिट्री, रैंडम, आर्केइक, वेरी ओल्ड थिंग, एरिस्टोक्रेटिक, बिलोंग टू नोबल फैमिली, आर्टफुल, क्राफ्टी, और असेज मतलब टू रिलीव द पेन। बच्चे किसका? कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम, सुकून। अच्छा, आखिरी वर्ड एक और आ रहा है इसके अंदर, अथीस्ट, ये भी एक वर्ड है। ये जो वर्ड अभी आप लोग एग्नोस्टिक और अथीस्ट में फंस रहे थे। एग्नोस्टिक इज द 50% बिलीवर ऑफ गॉड। अथीस्ट कौन होगा? अथीस्ट 100% डिसबिलीवर ऑफ गॉड, जो 100% यकीन रखता है कि देयर इज नो गॉड इन दिस वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड अथीस्ट। ज़्यादातर यूरोप वगैरह साइड पर अगर आप जाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, अरे यार ये तो हर कोई उससे एक ही सवाल, ये सईद का भी ये सवाल था। देखो देयर इज द डिफरेंस, ये ज़िंदगी में जहाँ मैंने किया बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है, क्योंकि 99% आवाम जो है ना वो लिबरल और अथीस्ट में कंफ्यूज होती है। देखो गॉड को मानने के तीन ही फिनोमेना आपको दिखते हैं, गॉड को मानने के तीन ही फिनोमेना है, या वो तो बंदा थीस्ट होगा, या तो बंदा होगा अथीस्ट, या होगा एग्नोस्टिक। ऐसे ही है बच्चे, अथीस्ट है तो कितना परसेंट गॉड बिलीव? 0% गॉड बिलीव। एग्नोस्टिक है तो कितने परसेंट गॉड बिलीव? 50% गॉड बिलीव। थीस्ट है तो कितने परसेंट गॉड बिलीव? 100% गॉड बिलीव। अब थीस्ट के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी है, याद होगा आपको, मोनोथीस्ट और पॉलीथीस्ट। मोनोथीस्ट द बिलीवर ऑफ वन गॉड, लाइक द मुस्लिम्स आर monotheist. Polytheist the believer of many gods, like the Hindus are polytheist. ये सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं अभी? नाउ अब जो वर्ड है ना लिबरल और ये सब वर्ड को यहाँ से हम नहीं जोड़ सकते। अब एक वर्ड, दो वर्ड्स हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। वन वर्ड इज सेकुलर एंड द सेकंड वर्ड इज लिबरल। जैसे उस बच्चे का सवाल है, जैसे सवाल की नीयत से मैं बता रहा हूँ, वरना डिस्कशन होनी नहीं चाहिए इसकी। सेकुलर एंड लिबरल। सेकुलर कोई बंदा नहीं हो सकता। सेकुलर का जो टर्म है ना वो हमेशा किसके लिए है? स्टेट के लिए। स्टेट के लिए है वर्ड सेकुलर। स्टेट कैन बी सेकुलर, और कौन सी स्टेट सेकुलर होगी? जहां पर चर्च या रिलीजन और गवर्नमेंट उसका आपस में कोई लेन देन नहीं हो। दैट टाइप ऑफ कंट्री इज अ सेकुलर कंट्री, जहां पर मजहबी अमूर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई ताल्लुक। अमेरिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर गवर्नमेंट। वहाँ उसने उन्होंने जो आइन बनाया उस आइन के अंदर उन्होंने कहीं पर भी रिलीजन का पार्ट नहीं डाला है। इस तरह से इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेसी है। इंडिया के अंदर उनके आइन के अंदर, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलीजन का कोई पार्ट नहीं है।
वहाँ एक हिंदू भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है, कोई भी बन जाता है। पाकिस्तान है फालूदा मैं बता दे रहा हूँ, पाकिस्तान फालूदा है, पता नहीं लगता, कहीं पर सेकुलर है, कहीं पर फंडामेंटलिस्ट है। सेकुलर का जो बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है, अगर पाकिस्तान का पता लग ही जाता तो मसला ही कोई नहीं होता। सेकुलर का जो अपोजिट है दैट इज़ फंडामेंटलिस्ट, जो फंडामेंटलिस्ट हो बुनियाद पर अटके हों। अब यहाँ पर यही मसला है कि जैसे मिसाल के तौर पे कि नामूस रसालत के ख़िलाफ़ जब रैली निकलती है तो इमरान खान या उसके बोलने पर उसको रुकवाया जाता है और गोलियाँ चलाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इससे समझ में आता है कि वो बंदा सेकुलर है, तो चलो भाई रिलीजन की चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, आगे जाकर फिर बाद में खुद ही आम तातील का ऐलान किया जाता है इसराइल के ख़िलाफ़, कि इसराइल है उसके ख़िलाफ़ हम ये करेंगे और आप आम तातील का ऐलान करते हैं। वहाँ से पता लगता है कि फंडामेंटलिस्ट भी है। तो अब यहाँ पर ये दो राय हैं, तो ये फालूदा हिस्ट्री को मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं लगता कि इमरान खान सेकुलर बंदा है कि फंडामेंटलिस्ट है। उन्हें ये भी कहना है कि हम इस्लाम और ये सारे या का नबुदु या का नसैन ये भी है, और साथ में बनी गाला के अंदर शराब की बोतलें भी हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या डिफरेंस हो। ये तो प्रूवन चीज़ है ना सारी। तो वो पाकिस्तान में थोड़ा फालूदा वाला रिवाज है। अगर परफेक्ट हो ही जाता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते हैं। कोई एक चीज़ भी परफेक्ट नहीं है, छोड़ दो उस बात को। अब सेकुलर का वर्ड होगा स्टेट सेकुलर हो सकता है। कायद आज़म पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बन सका। बन क्यों नहीं सका? चूँकि जब जमात इस्लामी वालों ने यहाँ पर पाकिस्तान में जब उन्होंने अपने गवर्नमेंट का होल्ड जमाना शुरू किया, इस्लाम के नाम पे एक पार्टी बनी थी, तो उनको इस्लाम को भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल करना पड़ा, जिसकी वजह से वो सेकुलर होते होते टर्न मार के फंडामेंटलिज्म की तरफ चला गया और हम दोनों के बीच में होकर रह गए। ये मैं बता रहा हूँ क्या वजह थी पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान में आपको मिक्सअप चीज़ें दिखती हैं। कोई बंदा कट्टर मजहबी दिख रहा होता है, कोई कट्टर सेकुलर दिख रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या। अब टर्की में जाओगे, सेकुलर नेशन है, टर्की इज़ अ सेकुलर नेशन। वहाँ पर मज़हब के मामलात का रियासत से कोई लेन देना नहीं है, ऐसे ही है ना। तो वो एक अलग कंट्री, इसलिए वो डेवलपमेंट भी उसके अंदर है। इस्लामिक कंट्री सेकुलर हो सकती है। टर्की इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट नेशन, है ना। इस्लामिक भी है, सेकुलर भी है। सेकुलर का मतलब क्या है? हर कोई रह सकता है उस कंट्री के अंदर और बराबर के हकूक़ हासिल हैं। वहाँ पर कोई किसी को ज़्यादा हकूक़ नहीं दिए जाते किसी भी तरह से, सबको इंसानी बुनियादों पर बराबर के हकूक़ मिल जाते हैं। तो इंसान सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर हो सकता है सिर्फ कोई स्टेट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, लिबरल। लिबरल का जो वर्ड है, लिबरल इंसान हो सकता है, मैं और आप हो सकते हैं। अगर हम ये सोच रख ले कि भाई मेरा अपना जो मज़हब है मैं उसको फॉलो करूँगा, जो भी मज़हब है मेरा, लेकिन मैं किसी और के मज़हब में टांग नहीं अड़ाऊँगा, तो मैं लिबरल हूँ। भाई मुझे अगर रबीउल अव्वल मनाना पसंद है और मैं रबीउल अव्वल मना रहा हूँ मिसाल के तौर पर, कोई और नहीं मना रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा नहीं यार तुम भी हरा झंडा लगा लो। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं लिबरल हूँ। क्यों? चूँकि मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ। बहुत सारे रिलीजियस लोग हमारे पास लिबरल होते हैं। भाई दावत इस्लामी कहते हैं ना कि अपना छोड़ो नहीं, किसी को छेड़ो नहीं। इलियास कादरी कहते हैं ना कि अपना छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। तो यही तो लिबरलिज्म है। अपना जो कर रहे हो उसको छोड़ना कभी मत और दूसरे को छेड़ना कभी मत, ये लिबरलिज्म है। तो लिबरल होना गलत नहीं है। लिबरल हर वो बंदा है जो अपने मज़हब को तो सही तौर पर अपना रहा है अपने इंडिविजुअल के तौर पर, लेकिन दूसरों पर वो थोप नहीं रहा है। दैट इज़ लिबरलिज्म। वो अथीस्ट या एग्नोस्टिक नहीं है, वो एक अलग दुनिया है। तो मैंने अलग लिखा है इसको। एक अथीस्ट भी लिबरल हो सकता है, एक एग्नोस्टिक भी लिबरल हो सकता है और एक थीस्ट भी लिबरल हो सकता है। तीनों हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लिबरल और लिबरल होना ठीक बात है कि नहीं है? इस्लाम इज़ द बिगेस्ट लिबरल रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आए तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम से बड़ा लिबरल रिलीजन दुनिया का कोई है ही नहीं, जिसने इतना ग्रेटम फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है और तमाम तरह की आज़ादी दी है। और ये हर कोई प्रूफ कर सकता है। हर अच्छा मुसलमान लिबरल ही होता है। हमारे अच्छा एक लिबरल है। अब जो तुम्हारी जो सोच चल रही है ना, वो कौन है? देसी लिबरल। मैं बता रहा हूँ, हमारे लिबरल का नाम बदनाम पता है किस वजह से? देसी लिबरल्स की वजह से बदनाम है। देसी लिबरल कौन है? वही औरत मार्च वाले सारे। मतलब लैक ऑफ कॉमन सेंस। वो समझते हैं कि दीन को गलत बोलना, इस्लाम को गलत बोलना, तालीम नहीं हासिल करनी है, साइंस में आगे नहीं होना है, लेकिन कपड़ों की बुनियाद पर अपने आप को मॉडर्न बना देना, दैट इज देसी लिबरल। जो से अपने पहनावा और अपना दिखावा ये शो करना चाहते हैं मॉडर्न है, ताकि अंदर से उनका दिमाग भी वैसा ही जंग आलूद है। उनकी वजह से
सारे लिबरल बदनाम है, देसी लिबरल बोलते हैं उनको। समझ में आ रही है बात मेरी? वो लिबरल नहीं, अल्लाह के बंदे, वो जाहिल हैं, वो इग्नोरेंट है। मैं उनको इग्नोरेंट कहता हूँ, मैं उनको जाहिल कहता हूँ। बात समझ आ गई? इस्लाम 100% लिबरल है। अभी ये बात इसको बताने का टाइम नहीं है, कभी टाइम मिला तो बात करेंगे। इसको पता है कि जब मैं इस पर बात करता हूँ तो घंटों घंटों कर लेता, छोड़ दो। हाँ, तो बच्चों ए से 39th वर्ड हमारे पास है, ये आखिरी स्लाइड हमारे पास चल रही है। 39th वर्ड ए से जो हमारे पास है दैट इज़ ऑटोक्रेटिक। ठीक है, सो अभी जैसे कि स्टूडेंट ने मुझे बताया था ना कि जो क्रेसी का जो वर्ड आता है, क्रेसी का वर्ड भी हमारे पास गवर्नमेंट के लिए होता है। ये जो क्रेसी का वर्ड है ये भी हमारे लिए हमारे पास गवर्नमेंट के लिए होता है। आर्की का वर्ड भी गवर्नमेंट के लिए होता है, दोनों के लिए सेम ही है। जैसे मोनार्की, एनार्की, यहाँ से मैंने 2 वर्ड्स निकाले थे आपके पास। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से क्रेसी से भी वर्ड मैं निकाल सकता हूँ और हम इससे वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब क्रेसी से वर्ड निकल सकते हैं, जैसे हम निकाल सकते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो वर्ड इट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमो मतलब लोग और क्रेसी मतलब पीपल। जमहूरियत, आवाम की हुकूमत, दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से एक हमारे पास होता है ऑटोक्रेसी या ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक एडजेक्टिव है, ऑटोक्रेसी इसका नाउन है। ऑटोक्रेसी किससे कहते हैं? रूलिंग विथ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक्सट्रीमली बॉसी नेचर। जो आप बता रहे थे ना वो डिक्टेटरशिप जिसको आप कह रहे थे, वो स्टूडेंट है वो कह रहे थे सर डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप को दूसरे लफ्ज़ों में ऑटोक्रेटिक कहते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब जिसमें एक बंदा हो जिसको कंप्लीट अथॉरिटी हासिल हो, वो बॉसी नेचर रखता हो। अब डिक्टेटरशिप हमारे पास 2 तरह की हो सकती है। एक होती है सिविलियन डिक्टेटरशिप, कुछ सिविलियन ऐसा हो कि मुकम्मल पावर ले ले कंट्री के अंदर, लाइक एडोल्फ हिटलर, एक सिविलियन के पास पूरी पावर है। या नॉर्थ कोरिया के जो एग्जांपल थे किम जोंग उन, सिविलियन डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी होती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। जैसे जब मार्शल लॉ लग जाता है, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, अयूब खान के दौर में, याह्या खान के दौर में, या कुछ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो वो जो था इट वाज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो ज़रूरी नहीं डिक्टेटर कोई सिविलियन हो, कोई मिलिट्री भी हो सकती है। फ़ौज भी कभी कभार काबिज़ हो जाती है कंट्री पर, तो उसी को ऑटोक्रेसी कहते हैं। ये वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है? ये द वर्ल्ड एज आई सी इट, सेकेंड ईयर इंग्लिश, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो चैप्टर है वहाँ एक लाइन थी, एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ कोवर्शियन सून डीजेनरेट्स। कि जो ऑटोक्रेटिक निज़ाम होता है, डिक्टेटरशिप होती है, वो जुल्म है आवाम पर, क्योंकि आवाम से आवाम की हुकूमत करने का हक छीन लिया जाता है और एक बंदा हुकूमत करना शुरू कर देता है और एक लामहदूद वक्त तक वो हुकूमत करता जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। तो वो उससे क्या होता है कि आवाम के हकूक़ सल्ब हो जाते हैं। तो उसको वो कहता था कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ कोवर्शन क्या है भाई? डीजेनरेट, ख़त्म हो जाता है क्योंकि जुल्म है। और साहिर लुधियानवी एक शायर है, वो कहते हैं जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो जुल्म एक हद तक रहता है, फिर उसको ख़त्म ज़रूरी होता है। हर जुल्म का खात्मा होता है, आज नहीं तो कल। ठीक है, नेक्स्ट है, समझ में आ गया ऑटोक्रेटिक किसे कहते हैं? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होगी? जिसमें डिक्टेटरशिप होगी, जिसमें एक सिंगल पर्सन रूलर होगा, एक्सट्रीमली बॉसी नेचर। नेक्स्ट है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। OUS आ गया तो बच्चों बताया था, सफिक्स OUS आए तो एडजेक्टिव है। ऑटोनोमस खुद मुख्तार कह लो आप इसको। ऑटोनोमी जब मिल जाए किसी चीज़ को तो वो ऑटोनोमस बन जाती है। ऑटोनोमस स्टेट्स होते हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान इज़ एन ऑटोनोमस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यस, इंडिपेंडेंट है। गिलगित बल्तिस्तान इज़ एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, अगरचे वो पाकिस्तान का पार्ट है, बट पाकिस्तान के कोई रूल्स रेगुलेशन लॉज वहाँ पर अप्लाई नहीं होते। उनके अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट, अपनी कैबिनेट होता है ऐसा। आज़ाद कश्मीर ऑटोनोमस स्टेट है, उनके अपने प्राइम मिनिस्टर है आज़ाद कश्मीर के, सिस्टम ही अलग है वहाँ पर, पूरा डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें अलग है आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो है तो पाकिस्तान के नक्शे में दिखाते हैं, लेकिन वो एक ऑटोनोमस स्टेट है। बात समझ में आ रही है? तो ऑटोनोमी, ऑटोनोमस किसे कहते हैं? जो एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, जो आज़ाद तौर पर अमल कर सके। ठीक है। एवेरिस, एवेरिस भी एक हायर डिग्री है, किसकी? ग्रीड की, लालच। जब लालच हद से बढ़ जाए तो वो एवेरिस बन जाता है। एवरिस, एवरिस हद से ज़्यादा लालच, ग्रीड सिर्फ लालच, हद से ज़्यादा लालच हो तो फिर एवरिस, एक्सट्रीम
डिग्री ऑफ ग्रीड या वेरी ग्रीडी कह लें। एक्सियोम, एक्सियोम कहते हैं वैसे ज़रबुल मिसाल को, उर्दू में होता है ज़रबुल मिसाल, मतलब दैट इज़ एक्सियोम क्या है, अ सेल्फ एविडेंट रूल और ट्रूथ अ वाइडली एक्सेप्टेड सेइंग, एक ऐसी सेइंग, एक ऐसी कहावत जो दुनिया भर में मशहूर है, दैट इज़ एन एक्सियोम। लाइक टिट फॉर टैट, ये एक एक्सियोम है। इसको आप प्रोवर्ब भी कह सकते हैं। प्रोवर्ब भी तो ये चीज़ होती है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, एज यू सो सो शैल यू रीप, माइट इज़ राइट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सुना है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, प्राइड है द फॉल, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ये सब में से कुछ तो सुना ही होगा आपने। तो ये सारे एक्सियोम कहलाते हैं। मुहावरा, मुहावरा मतलब अ वाइडली एक्सेप्टेड सेइंग, एक ऐसी कहावत जो दुनिया भर में मशहूर है। अब टिट फॉर टेट, अदले का बदला है, दुनिया भर में इसकी कोई ना कोई ज़बान में ये मौजूद होगा इस तरह से। जैसे हमारे यहाँ है ना, अदले का बदला जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, इंग्लिश में है, हर ज़बान के अंदर ऐसा होगा कुछ ना कुछ। तो ये एक्सियोम कहलाते हैं। क्लियर है? ए के सारे ख़त्म हो गए, ए के 42 वर्ड्स हैं, इनको रट लेना है बिल्कुल इन वर्ड्स को, इन्हीं में से सोचने के वर्ड्स आएंगे हमारे पास ए से अगर आए तो। अब देखो बी से आएंगे तो बी से सिर्फ एक स्लाइड है, बी से ज़्यादा स्लाइड्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि ए का जो वर्ड है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट्स वाई वी हैव मोर वर्ड्स फ्रॉम बी। ठीक है, जबकि ए के वर्ड्स हमारे पास, वी हैव लेस वर्ड्स ऑफ बी, देयर आर मोर वर्ड्स ऑफ ए। पेपर में क्या कहते हैं आपसे, जस्ट इसी तरह से आपको वर्ड दे देंगे, कंप्लीट मीनिंग दे देंगे, या वर्ड बताना होगा, या वर्ड दे देंगे मीनिंग बतानी होगी, इस तरह से आता है। बिगेट, बिगेट वर्ब है। एक इंग्लिश में एक मुहावरा होता है, लव बिगेट्स लव, दिल को दिल से राह होती है। लव बिगेट्स लव, दिल को दिल से राह होती है, मतलब टू गिव बर्थ टू क्रिएट, टू लीड, टू कॉज, किसी चीज़ को पैदा करना, तख्लीक करना। तो लव बिगेट्स लव, मोहब्बत से ही मोहब्बत बढ़ती है, मतलब दिल को दिल से राह होती है। जब आप मोहब्बत फैलाएंगे तो पलट कर आपको मोहब्बत मिलेगी, दैट इज़ बिगेट। बिगेट मतलब किसी चीज़ को क्रिएट करना, तश्कील देना, बनाना, बिगेट। ठीक है। सेकंड वर्ड है बेलिग्रेंट, वो सॉरी बेलिजरेंट। देखो ये जी का साउंड कैसे आएगा, तो आगे यहाँ पर देखो, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, इसको इस तरह पढ़ेंगे बेलिजरेंट, तो बेलिजरेंट जे का साउंड आएगा जी में। तो बेलिजरेंट क्या है, कॉम्बेटिव, क्वारलसम, वेजिंग वॉर, झगड़ालू, फसादी, झगड़ा करने वाला, लड़ने वाले, उनको हम कहते हैं बेलिजरेंट। तो बेलिजरेंट का वर्ड कहाँ आता है बच्चों, ज़्यादातर अगर आपने कभी कोई जंग वगैरह के बारे में, अगर आपने कोई विकीपीडिया का आर्टिकल खोला है, गूगल किया है ना, तो उसमें लिखा था नंबर ऑफ बेलिजरेंट्स, मतलब टोटल नंबर कितने थे दोनों साइड से लड़ने वाले, पाकिस्तान कितने थे, इंडिया कितने थे। तो बेलिजरेंट्स किसे कहते हैं, लड़ने वाले, उनकी तादाद। क्वारलसम जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, झगड़ालू, लड़ने वाले, फाइटर्स। ठीक है, बेलिजरेंट। बेनिफैक्टर, बैनी का जो वर्ड है ये एक बड़ा एक पॉजिटिव सेंस देता है। देखो दो वर्ड है, बैनी पॉजिटिव और मेली, मेले नेगेटिव। बैने, बैने और मेले, बैने का जो वर्ड है वो बड़ा पॉजिटिव सेंस देता है। बेनिफैक्टर, इस तरह बोनाफिडे, बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियल, मतलब इन सब का मतलब किसी का फ़ायदा करने वाला। बोनाफिडे, बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियल, बेनिफैक्टर। और मेले आ जाए मतलब नेगेटिव, किसी का नुकसान करने वाला, मेलेशियस, मेलेफैक्टर, मेलेफिडे। तो मेले और बेने ये दो प्रीफिक्सेस हैं, ग्रीक फ्रेंच से हैं ये, फ्रेंच। तो बेले, बेने आ गया तो बेने मतलब पॉजिटिव, फ़ायदामंद, किसी का फ़ायदा करे जो, और मेली जो किसी का नुकसान कर दे। अब इससे हज़ारों वर्ड बना सकते हैं इंग्लिश में। तो बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर किससे कहते हैं, वन हु प्रोवाइड्स हेल्प, मदद करने वाले को कहते हैं बेनिफैक्टर। द वन हु प्रोवाइड्स हेल्प स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट और डोनेशन, चंदा देने वाले कहलाते हैं बेनिफैक्टर। कभी कभार होता है ना कोई मस्जिद वगैरह में या कहीं और पे भी नेम ऑफ बेनिफैक्टर्स लिखा होता है, मतलब कौन कौन डोनर्स हैं, तो डोनर्स को बेनिफैक्टर भी कहा जाता है, जो अतिया देते हैं, खैरात करते हैं, मदद करते हैं किसी की पैसे देकर। क्लियर है, बेनिफैक्टर। बेनेवोलेंट, सेम बेने का आया तो पॉजिटिव सेंस आएगा। बेनेवोलेंट ये भी बड़ा अच्छा वर्ड इंग्लिश का। बेनेवोलेंट एडजेक्टिव है, मतलब जेनरस, फयाज, काइंड, मेहरबान, डूइंग गुड डीड्स, जो अच्छे काम करता हो, जो फयाज हो, दिल खोलकर खर्च करता हो, मेहरबान हो, मेहरबानी दिखाता हो, काइंड हो, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज, क्या कहते हैं उसको, बेनेवोलेंट, दैट इज बेनेवोलेंट। बेने का वर्ड आया तो पॉजिटिव सेंस, याद रखना है।
बिनाइन, जी साइलेंट है, बिनाइन, बिनाइन क्या है? जेंटल, नॉट हार्मफुल, काइंड माइल्ड, जो चीज़ मुज़िर ना हो, जेंटल हो, नर्म हो, किसी के लिए नुकसान ना दे, मेहरबान हो, तो उसको बिनाइन भी कहते हैं। तो बिनाइन का वर्ड और बेनेवोलेंट का वर्ड सिनोनियम में समझ जाओ, एक ही जैसे, बिनाइन और बेनेवोलेंट। देखो बेन का आ रहा है, बेने का साउंड यहाँ पे भी आ रहा है, तो बेनाइन, तो बेन का साउंड आ गया तो पॉजिटिव सेंस आया है। बिरीव्ड, ये वर्ड है, अच्छा ये वर्ड कहाँ आया था? इस वर्ड को अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर में प्रोग्रेस जो था आपका प्ले, उसमें मिसेस मेल्डन, अगर आपने उनके बारे में कुछ याद किया मिसेस मेल्डन के बारे में, तो शी वॉज अ बिरीव्ड मदर, ये लिखा होता था, वो एक बिरीव्ड मदर थी। बिरीव्ड मदर क्यों? चूँकि उनका बेटा जो एडी है वो मर गया था, और साथ में उनका जो हस्बैंड था टॉम मेल्डन, वो भी मर गया था। दैट्स वाई लिखा जाता था कि मिसेस मेल्डन वॉज अ बिरीव्ड मदर। बिरीव्ड कौन होते हैं? अब डिप्राइव्ड और लेफ्ट डिसोलेट स्पेशली थ्रो डेथ, किसी की मौत के बाद अकेला रह जाने वाले को बिरीव्ड कहते हैं। मतलब किसी कोई ऐसा इंसान बिरीव्ड होगा जिसके कोई अपना खो गया हो, जिसके किसी अपने की डेथ हो गई हो, तो फिर वो शख्स कहलाता है बिरीव्ड। सही है? दैट्स वाई मिसेस मेल्डन वॉज अ बिरीव्ड मदर बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हर सन एंड हस्बैंड। क्लियर है? बिरीव्ड। नेक्स्ट वर्ड ब्लास्फेमी, बहुत मशहूर वर्ड है पाकिस्तान में। ब्लास्फेमी एक्ट बड़ा मशहूर है, गुस्ताखी, ब्लास्फेमी कहते हैं गुस्ताखी को। एंड इर्रिवरेंस, रिवरेंस मतलब एहतराम, और गुस्ताखी हो जाए तो इर्रिवरेंस। एन इंसल्ट टू समथिंग हेल्ड सेक्रेड, किसी ऐसी चीज़ की तौहीन कर देना जो बहुत सेक्रेड हो, बहुत मुकद्दस हो, हॉली हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्फेमी। जैसे कि अगर कोई इंसान द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनके बारे में कुछ गलत लिख दे या गलत बोल दे, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ब्लास्फेमी हो गई है, गुस्ताखी हो गई है। उसके लिए फिर पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉस भी बनाए गए कि अगर कोई नबी की गुस्ताखी करेगा तो उसके लिए जेल है और इस तरह की सज़ा है। इम्प्लीमेंटेशन कम कम ही होती है उस पर, बट एक रूल है, लॉ है। यस, डिसरिस्पेक्ट, दैट इज़ ब्लास्फेमी। गुड। एक और वर्ड डिसरिस्पेक्ट कह लें, इंसल्ट कह लें, लेकिन ब्लास्फेमी किसी आम इंसान की नहीं हो सकती है। जिसको मुकद्दस कंसिडर किया जाता है ब्लास्फेमी उसी की होती है। अगर मेरी इंसल्ट हो जाए तो उसको ब्लास्फेमी नहीं कह सकते। ब्लास्फेमी सिर्फ मुकद्दस लोगों के लिए, अगर उनकी इंसल्ट कहीं पर हो जाए तो फिर हम कहते हैं ब्लास्फेमी हो गई, गुस्ताखी हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? ब्लास्फेमी का वर्ड किस लिए आता है? ब्लास्फेमी मैं बता दे रहा हूँ। कौन थी, क्या नाम था? आसिया, आसिया नाम था ना, पूरा नाम क्या था? आसिया मलूना, मतलब नाम नहीं था मलूना उनका, जिस पर लानत भेजी जाए उसको मलूना कहते हैं, आसिया। तो आसिया वॉज एक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, आसिया वॉज एक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, मतलब आसिया पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो गुस्ताखी का लगाया गया था। तो उसके बाद अमेरिका उनको उठाकर ले गया। तो पढ़ रहा है बहुत कुछ हुआ था उस दौरान। इल्ज़ाम लगा तो सबूत फिर हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको साबित नहीं किया, पाकिस्तानी कोर्ट ने, जुडिशियल। हाँ अच्छा, तो बिरीफ्ड का मतलब आप समझ गए, ब्लास्फेमी का मतलब भी आप समझ गए। क्लियर? ठीक है। 50 है ब्लीथ। ब्लीथ के मतलब क्या होते हैं? ब्लीथ के मतलब होते हैं केयर फ्री, चीयरफुल, खुशी वाला, हैप्पी, जॉयस। कोई बहुत खुश हो तो ब्लीथ, ये एडजेक्टिव है। ही इज़ वेरी हैप्पी की जगह ही इज़ वेरी ब्लीथ भी लिख सकते हैं, खुशी को ही कहते हैं। ठीक है, ये सब बी वाले देखो ज़्यादातर पॉजिटिव, कुछ नहीं आ रहे हैं लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव सेंस आ रहे हैं बी में। बोवाइन, समथिंग रिलेटेड टू काउ या काउ लाइक, गाय जैसा, जो चीज़ गाय से रिलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड बोवाइन। हमारे पास एक रेस्टोरेंट है बोवी चिक के नाम से। मैं बड़ा सोच रहा था ये नाम के मतलब क्या है, बोवी चिक, बर्गर सिंगर्स वगैरह ये सब मिलते हैं। तो बोवी मीन्स बीफ आइटम्स और चिक मतलब चिकन आइटम्स। बोवी चिक, बोवी जो है इस बोवाइन से है। तो देखा ब्रांड नेम वाले भी किस तरह से वर्ड्स को ढूंढ कर निकालते हैं और बड़ा ब्रांड एक बनाते हैं अपना। तो बोवी चिक, बोवी निकला है बोवाइन। बोवाइन मतलब समथिंग रिलेटेड टू काउ। अच्छा, इसी तरह से एक हमारे पास होता है फेलाइन। फेलाइन भी याद रख लो, एक्स्ट्रा वर्ड है, एफ में भी आएगा। फेलाइन इज रिलेटेड टू कैट, कैट लाइक। कोई चीज़ बिल्ली जैसी है या किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्लियों जैसी है तो वो फेलाइन है। गाय जैसी है तो फिर बोवाइन है। ठीक है, जैसे कोई इंसान बहुत मासूम है तो कहते हैं ही हैज़ अ बोवाइन नेचर, ये तो गाँव है जैसा है, मतलब गाय जैसा, लमी गाय है तो बोवाइन नेचर।
और कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो फेलाइन, शी हैज़ गॉट अ फेलाइन नेचर लाइक अ कैट। ठीक है, क्लियर है? तो फेलाइन और बोवाइन ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ब्यूरोक्रेसी बड़ा वर्ड है ये, ब्यूरोक्रेसी नाउन है, इसको एडजेक्टिव इसका बन जाएगा ब्यूरोक्रेट। एंड हु आर द ब्यूरोक्रेट्स? दे आर द व्हील्स ऑफ द नेशन, कौम को चलाने वाले। ऑल द CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स। पाकिस्तान का हर वो शख्स जिसने CSS का टेस्ट पास कर लिया है आफ्टर ग्रेजुएशन, वो कहलाता है ब्यूरोक्रेट। वो करता क्या है? वो कंट्री को रन कर रहा होता है, कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहा होता है, इसलिए उनको व्हील्स ऑफ द नेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा ना AC असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स जो होते हैं वो सारे के सारे CSS क्वालिफाइड होते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे पास। ब्यूरोक्रेट्स कौन होता है? जो ब्यूरोक्रेसी करता है, मतलब ब्यूरोक्रेसी मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिस्टम मतलब गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा होता है। बात समझ में आ रही? ब्यूरोक्रेसी, तो गवर्नमेंट को चलाना ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट चलती कैसे? और गवर्नमेंट को चलाते हैं मिनिस्टर्स नहीं हैं, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। वज़ीर को तो नहीं आता, वज़ीर के लिए तो मैट्रिक पास होना काफ़ी है पाकिस्तान में। एक वज़ीर है, पोलियो है, पोलियो का वज़ीर, उसने शायद इंटर भी नहीं किया होगा, लेकिन वो वज़ीर है। और वज़ीर का काम सिर्फ मीडिया के सामने आकर बयान दे देना है, लेकिन पीछे वर्क कौन कर रहा होगा? उसका मुशीर कर रहा होगा। मुशीर है ना, मुशीर। अब जो उस वज़ीर का मुशीर होगा ना, वो लाजमी MBBS और CSS क्वालिफाइड होगा। सारे फैसले उसी के होंगे, वज़ीर बस सामने आके बोल देगा उस फैसले को। तो आप लोगों को लगता है ना वज़ीर का चेहरा सामने, तो वज़ीर बुलंद नहीं, उसका मुशीर है जो उसके लिए सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा होता है। और मुशीर, हर मुशीर CSS क्वालिफाइड होता है। तो आप लोगों को लगता है ना पाकिस्तान चलता कैसे है भाई? पढ़े लिखे लोग तो रखे भी नहीं कैबिनेट में सारे मिनिस्टर, तो मिनिस्टर चलाते भी नहीं है, चलाते ये लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स जो CSS क्वालिफाइड होते हैं। उनके पास बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वो मीडिया में नहीं आते सामने। मुशीर बहुत कम काम आते हैं, ज़्यादातर वज़ीर आ रहे होते हैं। सईद गनी ने BCom की डिग्री है ना, उनकी इंटरव्यू हमने देखा था, पता है BCom भी किया कि नहीं किया, आई डोंट नो। अब तो चले गए, तो BCom का बंदा वज़ीर तालीम कैसे बन सकता है? तो उनके मुशीर होंगे जो क्वालिफाइड होंगे, जिनके लिए फैसले करते हैं। सही है। तो B के वर्ड ख़त्म हो गए, C के कुछ वर्ड्स हैं, बस वो देख लें। कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं है, C में बना ही रहा था, टाइम ख़त्म हो गया, तो 2-3 वर्ड होंगे। ठीक है। कैकोफोनी, कैकोफोनी, अच्छा ये कैकोफोनी किसे कहते हैं? देखो, फोनी का मतलब होता है साउंड। दो वर्ड हैं, कैकोफोनी और एक होता है यूफोनी। यूफोनी गुड साउंड, अच्छी आवाज़। शी हैज़ गॉट अ यूफोनिक साउंड, उसकी एक अच्छी आवाज़ है, यूफोनिक वॉइस। और कैकोफोनी मीन्स एक बुरी आवाज़, ख़राब आवाज़, दैट इज़ कैकोफोनी। अ हार्श साउंडिंग मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, वॉइसेज और साउंड। हार्श आवाज़, करख्त आवाज़ जो होती है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कैकोफोनी। ठीक, कैकोफोनी बुरी आवाज़, सख्त आवाज़, हार्ड आवाज़, बैड वॉइस, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैजोल। कैजोल, कैजोल किसे कहते हैं? कैजोल मतलब टू परसुएड समवन टू डू समथिंग ही और शी डजंट वांट टू डू। मतलब एक इंसान कोई काम करना नहीं चाहता, लेकिन आप उसको परसुएड करो, मजबूर करो, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पसंद है तो क्या बात, तुम्हें करना पड़ेगा। दैट इज कैजोल, ये वर्ब है। आई कैजोल्ड हिम टू पॉलिश माई शू। मैंने उसे मजबूर किया कि मैं मेरे जूते पॉलिश करे, जबकि वो चाह नहीं रहा था। तो कैजोल किसी को कोई ऐसा काम करने को मजबूर करना जो वो चाहता ना हो दिल से, दैट इज कॉल्ड कैजोल। यस, फोर्सिंग, फोर्स तो कभी कभार हम इसलिए भी कर सकते हैं कि सामने वाला करना चाहेगा। फोर्स करना, परसुएट करना, कंपेल करना, इसके बाद कंपेल हो सकता है, फोर्स हो सकता है, परसुएट हो सकता है, पुश हो सकता है, कैजोल हो सकता है, ये सब सिनोनियम है एक दूसरे के। कैलो, कैलो एडजेक्टिव है, कैलस भी होता है, इमेच्योर। कोई बहुत इमेच्योर है, मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं आए तो हम कहते हैं कैलो। शी इज़ अ कैलो गर्ल, मतलब शी इज़ एन इमेच्योर गर्ल। तो कैलो, इमेच्योर। अच्छा, उसके बाद है कैपिटलिज्म। तो इज़म मैंने बताया था, इज़म से मुराद कोई ना कोई फिनोमिना है बच्चों, कोई ना कोई फिनोमिना हमारे पास इज़म होता है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म किसे कहते हैं? सरमायादारी। बेटा ये कैपिटलिज्म जो है ना वो इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमी दुनिया में दो तरह की होती है, या तो होती है कैपिटलिज्म सरमायादारी, या तो होती है क्या चीज़ बच्चों? कम्युनिज्म। दो में से एक है।
या कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म मतलब उर्दू में कहेंगे तो सरमायादारी और कम्युनिज्म कहेंगे तो इश्तराकियत। डिफरेंस क्या है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में? कैपिटलिज्म में क्या है, हर इंसान जो चीज़ कमाएगा उसकी कमाई पर उसका पूरा हक होगा, वो प्राइवेट ओनरशिप रखेगा। तो प्राइवेट ओनरशिप अगर इकोनॉमिक सिस्टम में मिल जाएगी तो कैपिटलिज्म है, और उस पैसे को जहाँ चाहे लगाए, वो पैसे से पैसे भी बना सकता है। अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ रुपए किसी कंपनी में लगा के वो 10 करोड़ बना ले, दैट इज़ कैपिटलिज्म। इस सिस्टम में क्या होता है, अमीर अमीर से अमीर तर हो जाता है और गरीब गरीब से गरीब तर हो जाता है, और इससे क्लास सोसाइटी बन जाती है। एक ऐसी सोसाइटी बन जाती है जिसके अंदर गरीब और अमीर के बीच में एक डिफरेंस होता है। दुनिया भर में जितने भी कंट्री हैं, सब कंट्री में कैपिटलिज्म मौजूद है। खासतौर पर पाकिस्तान में कैपिटलिज्म का रूल लगता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, अमीर अमीर से अमीर तर हो जाता है, गरीब और गरीब रह जाते हैं, और गरीब बहुत कम अमीर बन पाते हैं, जो कि एक सिस्टम ऐसा बना हुआ होता है प्राइवेट ओनरशिप का। किसी ने ज़मीनें खरीद कर रख दी, 50 ज़मीनें खरीद ली, तो बस वो जद्दी पुश्ती तक अमीर रहेंगे क्योंकि उनके पास लैंड ओनरशिप आ गई है। ये कैपिटलिज्म है, और इससे गरीबों का इस्तेहसाल होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है उनकी। और अमेरिका यही चाहता है कैपिटलिज्म, कि वो दुनिया भर में अमेरिका ने कैपिटलिज्म लगाया हुआ है। नेक्स्ट है कम्युनिज्म। ये भी बर्ट्रांड रसल के चैप्टर में था, रिफ्लेक्शंस में। कार्ल मार्क्स जो था जर्मन, उसने ये पेश किया था। कम्युनिज्म क्या आपको बताता है, क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें अमीर और गरीब के बीच में कोई फ़र्क ना हो। इसमें आप जाते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन जॉब करते हैं तो पैसे 1 रुपये आपके जेब में नहीं आते हैं, सैलरी है ही नहीं, बल्कि सारी की सारी पेमेंट गवर्नमेंट के पास जाती है। जो काम हर शख्स करेगा, लेकिन सैलरी किसी को नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट तमाम लोगों को बराबर के फैसिलिटीज़ देगी, सबको बराबर के घर, बराबर के राशन, बराबर के जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इससे अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाएगा, है ना। एक वॉचमैन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगी, वही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एक CEO की भी होगी, वाकई में। दैट इज़ कम्युनिज्म। और ये कम्युनिज्म आपको दिखता है कहाँ पर, नॉर्थ कोरिया के अंदर। इसी वजह से अमेरिका की हटती है उससे कि नहीं, ये सही नहीं है। जो कम्युनिज्म है वहाँ पर, वहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं है। क्या को पढ़ा, ये एक सवाल होता है कि बहुत सारे लोग कम्युनिज्म पर एक ये सवाल उठाते हैं कि सर अगर कम्युनिज्म अगर मुल्क में लग जाए तो उससे तो कोई मेहनत नहीं करेगा, पढ़ेगा भी नहीं। सबको पता है कि वॉचमैन भी बनेंगे तो उतना ही कमाएंगे। तो वहाँ पर ये बात आती है कि जो पढ़ाई है वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, वहाँ पर पढ़ाई का एक रियल सेंस आ रहा होता है। पढ़ाई इसलिए है कि आप अपने शौर और आगे को बुलंद करते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, बट पैसे आपके उतना ही है। बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड से बुलंद करने से मुराद पर्सनैलिटी बुलंद करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बुलंद करना नहीं है। हम लोग यहाँ सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बुलंद कर रहे होते हैं, म्यार ज़िंदगी, जबकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो कम्युनिज्म में देखने में आती है, क्योंकि पैसे तो सबको बराबर मिल रहे हैं, पर्सनैलिटी आपकी पढ़ाई आपका बना रही है। बात समझ आ रही है? तो वो कम्युनिज्म दुनिया में रह चुकी है। रशिया वॉज अ ग्रेट पावर व्हेन इट वाज अ कम्युनिस्ट नेशन। USSR जब उसका नाम था, याद होगा आपको, सोवियत यूनियन, तो बहुत बड़ी पावर थी उस वक्त वो रशिया। तो कम्युनिज्म कैपिटलिज्म दोनों हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम है। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप जिसमें दी जाती है। जो पढ़ते हैं मीनिंग इसकी यही है, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेसेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट सिटीजन्स, नॉट बाय द गवर्नमेंट। बिजनेस प्राइवेट सिटीजन की होती है, तभी तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है कंपनीज के आखिर में। एंड इन विच द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विद रिलेटिवली लिटिल गवर्नमेंट कंट्रोल। और आप आज़ाद होते जितने पैसों में आप अपने सामान को बेच दो। एक इंसान ने कंपनी खोली, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अब उसकी मर्जी है मार्केट में किसी भी पैसे पर लॉन्च कर दे। तो ये कैपिटलिज्म है। इससे अमीर बहुत अमीर हो सकता है, जिसके पास कंपनी खुल गई, जिसने कोई इंडस्ट्री खोल ली। गरीब बेचारा गरीब रहता है। अब दो राय हैं ये भी ना, कि कुछ लोग कहते हैं कैपिटलिज्म सही है, कुछ कहते हैं कम्युनिज्म सही है। एक इसके इन बिटवीन एक सिस्टम होता है, सोशो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, जो यूरोप के अंदर है, वो बेस्ट है। वो इन दोनों का मिक्सचर है, कम्युनिज्म का और कैपिटलिज्म का। लेकिन पाकिस्तान में 100% कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म की सूरत में, जागीरदाराना निज़ाम की सूरत में मौजूद है। जागीरदार जो होते हैं वो सब सिस्टम अपने हाथ में रखते हैं, अमीर से अमीरतर होते रहते हैं, और जो उनके फार्मर्स और लेबर्स होते हैं वो बेचारे गरीब रहते हैं। तो वो सिस्टम पाकिस्तान में ज़्यादातर गाँव देहात वगैरह में देखने में मिलता है। फ्यूडलिज्म असल में एक तरह की कैपिटलिज्म की ही शाख है, जागीरदारी जिसको हम बोलते हैं। समझ में आ गई कैपिटलिज्म क्या वर्ड है? सरमायादारी किसको कहते हैं? कॉमर्स वाले बड़े डिटेल में उसको पढ़ते हैं, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट ओनरशिप, जिसमें बिजनेस वगैरह
प्राइवेट सिटीजन्स ओन करें, गवर्नमेंट ओन ना करें। कम्युनिज्म में वो चीज़ गवर्नमेंट ओन करती है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? बहुत बार अखबारात वगैरह में, किताबों में कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट ये वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। एक वर्ड है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस क्या है? एडजेक्टिव है, अनप्रिडिक्टेबल। पाकिस्तानी टीम इज कैप्रीशियस। द क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान इज कैप्रीशियस। वो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता। वो हॉलैंड से भी हार जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देगी, कुछ पता ही नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, कैप्रीशियस कहते हैं हम उसको कि जो जिसका अनप्रिडिक्शन। द वेदर ऑफ कराची इज कैप्रीशियस। कुछ नहीं पता कब बारिश बरस जाए, है ना। आ रहे बिना छाते के, चाह रहे छाता लेकर, कुछ पता नहीं होता। कैप्रीशियस वेदर है। पिछले साल इतनी बारिश हो गई, बारिश ही नहीं हो रही है, तो वो बिल्कुल ही कैप्रीशियस वेदर है पाकिस्तान का। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड है कैरिकेचर। अच्छा, कैरिकेचर या कैरिकेचर क्या है? ये आपने देखा होगा, आई थिंक ये फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह किसी सोशल साइट्स पे एक ऑप्शन होता है कैरिकेचर बनाने का। मतलब आपकी जो फ़ोटो होती है ना, वो एक आइकॉन की सूरत में बन जाती है, फिर डीपी पे भी लगा लेते हैं कुछ लोग उसको, अपने उसको कैरिकेचर कहते हैं। कैरिकेचर मतलब आपकी अपनी इमेज जो है वो जब आपने डिजिटल फॉर्मेट में कार्टून की तरह आपने बना ली, दैट इज़ कैरिकेचर। तो कहते हैं कि साहब ये इसके लिटरल मीनिंग क्या है? अ पोर्ट्रेट और डिस्क्रिप्शन दैट इज पर्पसली डिस्टॉर्टेड और एग्जेजरेटेड ऑफन टू प्रूव सम पॉइंट अबाउट द सब्जेक्ट। कैरिकेचर एक ऐसी तस्वीर जो बनाई जाए जो थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो, एग्जेजरेटेड हो, जिसमें आप किसी इंसान के डिस्टिंक्ट फीचर्स को बता रहे हो। मतलब है ना, जब इंसान को अपना कैरिकेचर बनाता है ना, तो वो जिसकी फेस में डिस्टिंक्ट फीचर होता है उसको प्रोमिनेंट कर रहा होता है, ताकि पहचान में आ जाए कि ये वही बंदा है। तो फ़ौरन से देखते हुए भी तस्वीर पहचान में आती है यार ये इस बंदे की फ़ोटो है, जबकि वो कार्टून होता है। कुछ चीज़ों को वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जिससे पता लगता है कि ये वो शख्स है। दैट इज़ कैरिकेचर। एक ऐसी पोर्ट्रेट या डिस्क्रिप्शन जो कि एग्जेजरेट करके बनाई जाए ताकि हम किसी इंसान के कुछ खास क्वालिटीज़ को या फिजिकल फीचर्स को बता रहे हो। एनिमेटेड पिक्चर ये भी कह सकते हैं, एनिमेटेड पिक्चर इस कैरिकेचर। बनाया होगा एक तो बड़ा ट्रेंड आ जाता है ना, एक बंदा बना रहा है तो 100 के 100 बना रहे हैं। एक बार रहता है ना, फेसबुक ने दे दिया ऑप्शन, अरे भाई जिसको देखो जाके जाओ, सब यही कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कार्टून वाले फ़ोटो लगा रहे हैं। कैसे होता है? एवेटार कहते हैं उसको, यस एवेटार। आई थिंक बस और तो यहाँ पे क्या ये कैरिकेचर तक है। तो सी पे आई थिंक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हमने देखे, टोटल 58 वर्ड्स हैं जो आज हमने देखे। समझ में आ गए सारे? याद रखना, एक बार घर पे रिव्यू कर लेना जाकर, ताकि जहन में आ जाए। ठीक।